फ्रेंच एम्पायर के अंतर्गत आ चुका था। इन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए या यूरोप को पूर्व स्थिति में लाने के लिए एक कांग्रेस को आयोजित किया गया और इस कांग्रेस को आप वियना कांग्रेस कह सकते हैं। वियना कांग्रेस आप इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसे वियना में आयोजित किया गया था। वियना की अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो ये जहां पर कर्सर है आप यहां पे देख सकते हैं, दैट इज द लोकेशन इन वियना। ये उस समय ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंतर्गत आता था। ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया, ये वो मेजर एनिमीज थे फ्रांस के, नेपोलियन के, जिनके साथ नेपोलियन ने लड़ाइयां लड़ी थी। तो आखिर ये जो वियना कांग्रेस का गठन किया गया, वियना कांग्रेस आयोजित की गई, इसमें कौन सी ऐसी बातें की गई जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण है और हम आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नेपोलियन को हराने के बाद जो यूरोपियन हेड ऑफ गवर्नमेंट के लोग थे, मतलब जो यूरोप के अन्य देशों के हेड थे, वो 1814 से लेकर 1815 के बीच में कई बार मिले कि जो नेपोलियनिक वॉर है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कैसे डिसाइड किया जाए और कैसे सिचुएशंस को अपने हाथों में लिया जाए। ये जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स आयोजित की गई और उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, उसे ही हम वियना कांग्रेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कांग्रेस ऑफ वियना एंड इट एंडेड बाय सीलिंग अ रिटर्न टू मोर और लेस द सेम सिस्टम ऑफ यूरोपियन पावर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इसका जो कंक्लूजन निकला, जो इसका अंत हुआ, वो कुछ यूं हुआ कि नेपोलियन ने जो परिवर्तन किए थे यूरोपियन व्यवस्था में, पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया जो कि नेपोलियन के पहले हुआ करती थी। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वर मेड बाय द फाइव ग्रेट पावर्स। जो ज्यादातर डिसीजंस लिए गए थे वो पांच महत्वपूर्ण शक्तियों के द्वारा लिए गए थे, जो एक्चुअली में विजेता देश थे, जिन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की थी। और ये देश थे रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस और प्रूशिया। सरप्राइजिंगली फ्रांस को भी इस वियना कांग्रेस में जगह दी गई। अब आपको लगता होगा कि ये एक ऐसा देश है जिसे इन सभी ग्रेट पावर्स ने मिलकर हराया, फिर उसे इस वियना कांग्रेस में जगह क्यों दी गई? तो देखिए, नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से स्टेबलाइज किया गया, फिर से स्थापित किया गया। तो जो बर्बन डायनेस्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी इस कांग्रेस में जगह दी गई ताकि यूरोपियन जो सिस्टम था, जो यूरोपीय व्यवस्था थी, उसे रीस्ट्रक्चर किया जा सके। जो ऑस्ट्रियन डेलीगेशन था उसे लीड किया जा रहा था वहां के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस लेमेंस वॉन मेटरनिक। इन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया। मेटरनिक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट थे जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी थे ऑस्ट्रियन एम्पायर के 1809 से लेकर 1848 के बीच में, और इनका काफी प्रभाव रहा इस पूरे वियना कांग्रेस पर। देखिए, वो एक एडेंट एंटी डेमोक्रेसी व्यक्ति थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा था उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। वो बिलीव दैट नेपोलियंस एक्सपेंशनिस्ट डिक्टेटरशिप वाज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद डेमोक्रेसी। वो ये भी मानते थे कि नेपोलियन ने जिस तरीके से एक्सपेंशन फैलाने का प्रयास किया वो डेमोक्रेसी के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। दस देयर वर थ्री गोल्स ऑफ मेटरनिक एट कांग्रेस ऑफ वियना। इसीलिए मेटरनिक ने, जो कि काफी प्रभावशाली था इस पूरे वियना के कांग्रेस में, तीन गोल्स डिसाइड किए कि वियना कांग्रेस आखिर किस दिशा में काम करेगी, वियना कांग्रेस के क्या उद्देश्य होंगे। पहला, फ्रांस, जिसने इतने लंबे समय तक नेपोलियन की लीडरशिप में एक एग्रेसिव पॉलिसी को अपना के रखा और आसपास की कंट्रीज से लगातार लड़ाइयां लड़ी, उन्हें अपने कब्जे में भी किया। फ्रांस को एक ऐसी स्थिति में ला दिया जाए ताकि भविष्य में फ्रांस कभी भी इतना एग्रेसिव ना हो पाए, अपनी आवाज को दोबारा ना उठा पाए और फिर किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करके उसे जीतने का ना तो प्रयास कर पाए और ना ही इसमें सफल हो पाए। मतलब कुल मिला के फ्रांस को एक बहुत ही स्थिति तक ले जाकर कमजोर बनाना था। दूसरी बात कि पूरे यूरोप में एक बैलेंस ऑफ पावर स्टेबलाइज करना था, सो दैट नो कंट्री वुड बी एबल टू थ्रेट वुड बी अ थ्रेट टू अदर्स। मतलब एक ऐसा बैलेंस ऑफ पावर स्टेबलाइज किया जाए जहां पर कोई भी देश दूसरे देश के लिए खतरा ना हो। मतलब कि अगर कोई एक ऐसा देश है जो कि बहुत शक्तिशाली हो सकता है या उसके ऐसे होने की संभावना है, तो उसके पड़ोसी देश को इतना मजबूत किया जाए ताकि वो अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ आवाज ना उठा पाए, उनके खिलाफ लड़ाई ना छेड़ सके। क्योंकि जब भी कोई देश एग्रेसिव होता है तो उसका पहला शिकार उसका पड़ोसी देश बनता है। देखिए, ये जो सिस्टम यहाँ पे अपनाया गया, इसको आप आगे भी देख सकते हैं। जैसे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत एग्रेसिव रहा था, तो फ्रांस को न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनाया गया ताकि भविष्य में जर्मनी ऐसा कोई खतरा पैदा ना कर सके, और अगर वो ऐसा कोई खतरा पैदा करता है तो फ्रांस उसे कंटेन कर सके। ये तो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, ये जो बैलेंस ऑफ पावर का रूल था, ये एक्चुअली में अल्टीमेटली फ्रांस के खिलाफ ही लागू किया गया। मतलब कि फ्रांस के आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया ताकि फ्रांस कभी उनके खिलाफ लड़ाई ना छेड़ सके। और तीसरा जो उद्देश्य था वो ये था कि वो रॉयल फैमिलीज जिन्हें नेपोलियन के एक्सपेंशनिस्ट रिजीम के द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उन्हें वापस सत्ता पे स्थापित कर दिया जाए। मतलब कि जो ओल्ड रिजीम है उसे यूरोप में फिर से स्टेबलाइज किया जाए। तो ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे इस वियना कांग्रेस के, जिन्हें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया मेटरनिक के द्वारा। ठीक है, वियना कांग्रेस के बारे में देखिए एक बात और हम जानते हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई थी जब वियना कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। यहाँ पे था कि पोलैंड और सैक्सनी, जो दो रीजन थे, उनके बारे में कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आई थी। प्रूशिया ये चाहता था कि वो सैक्सनी पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर ले और वो उसके बदले में पोलैंड का कुछ हिस्सा देने को भी तैयार था। रशिया को इस मामले में उसने रशिया की मदद मांगी। रशिया के जो जार थे अलेक्जेंडर, उन्होंने भी प्रूशिया को बैकअप दिया। हालांकि मेटरनिक ये नहीं चाहता था, मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का फॉरेन मिनिस्टर था, वो ये नहीं चाहता था कि प्रूशिया एक ऐसे बड़े हिस्से को, सेक्शनी के एक ऐसे बड़े हिस्से को अपने अंडर में ले ले, अपनी टेरिटरी बना ले जो कि ऑस्ट्रिया की बाउंड्री से लगता हो। और इसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ऐसा लगा कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ये आपस में लड़ाई छेड़ देंगे और इनके बीच में भी अलायंस बनने शुरू हो गए। इनफैक्ट 1815 के आसपास, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता था, उसने प्रूशिया को ये जो सेक्शनी का रीजन था उसे देने से इनकार कर दिया इस पूरे वियना कांग्रेस में जब बातचीत चल रही थी। और उसे बैकअप मिला फ्रांस का। फ्रांस का बैकअप क्यों मिला? क्योंकि जो सेक्शनी का रीजन था वो एक्चुअली में फ्रांस का भी पड़ोसी था। ये एक जर्मनी की टेरिटरी है। जर्मनी उस समय एक यूनाइटेड, जैसे कि आज जर्मनी है एक नेशन के तौर पे, उस स्थिति में नहीं हुआ करता था, उसे एक फेडरेशन के तौर पे गठित कर दिया गया था। तो 1815 की शुरुआत में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इन तीनों ने मिलकर एक डिफेंसिव अलायंस तक बना लिया था। यहाँ पर देखिए, मेटरनिक को सपोर्ट मिला फ्रांस का, जो वहां के बर्बन डायनेस्टी के रूलर थे उनका, और जो इंग्लैंड था उसका भी। तो इन तीनों ने मिलकर एक डिफेंसिव अलायंस भी तैयार कर लिया था, जिसका उद्देश्य ये था कि प्रूशिया का जो क्लेम है सेक्सनी के ऊपर, उसका विरोध किया जाए, जिसे रशिया भी असिस्ट कर रहा था। प्रूशिया का जो क्लेम था उसे रशिया असिस्ट कर रहा था। सिचुएशन ये आ गई थी कि लग रहा था कि दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। ये वो ग्रुप थे जिन्होंने एक साथ मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई छिड़ी थी। इन पांच देशों में एक ब्लॉक तैयार हो गया था। एक तरफ तीन देश थे, दूसरी ओर दो देश थे। जार भी कन्विंस हो चुके थे कि प्रूशिया अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा, इसीलिए वो उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, और ऑस्ट्रिया लड़ाई छेड़ देगा अगर प्रूशिया की बात को माना गया तो। रिजल्ट ये निकला कि फिर बाद में एक एग्रीमेंट तैयार हो गया और जो
प्रूशिया था उसने सेक्शनी के आधे हिस्से को लेने पर अपनी सहमति जता दी और अंत में ये जो क्राइसिस था इसे टाल लिया गया। अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कहानी थी क्या। देखिए दोनों मैप्स यहाँ पर जो आपके सामने हैं आपको इन्हें एक साथ देखना है और कर्सर पर ध्यान देना है। ये जो आप येलो कलर में यहाँ पर एरिया देख रहे हैं जहाँ पर ये कर्सर है ये एरिया है प्रूशिया का, ठीक है, और यहाँ पर ये हंगरी लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज हंगरी। तो ये जो लोकेशन है ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, ठीक है, हंगरी पेस्ट बुडापेस्ट, यहाँ पर वियना है, यहाँ पर प्राग है, ये सभी ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा है। अब देखिए ये जो एरिया जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये एक्चुअली में जर्मन कन्फेडरेशन है जिसका कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के पास है, कुछ हिस्सा रूसिया के पास है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि वहां के कन्फेडरेशन के हिस्से थे। और इसी के बीच में जो लोकेशन है वो आती है सेक्शनी की। सेक्शनी देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये लोकेशन सेक्शनी की है जहाँ पर कर्सर है और यही लोकेशन आप यहाँ पे मैच करेंगे तो वो यहाँ होगी। तो इस हिस्से को रूसिया अपने पास लेना चाहता था जबकि ऑस्ट्रिया इसका विरोध कर रहा था। तो अंत में सहमति बन गई, आधा आधा इन दोनों ने अपने अपने हिस्से में इसको बांट लिया। तो ये जो क्राइसिस था उसे टाल दिया गया। तो ये जो वियना कांग्रेस आयोजित किया गया इसका क्या रिजल्ट निकला, देखिए इसमें हुआ ये कि एक प्रिंसिपल तैयार किया गया था कि जो पुराना ऑर्डर है उसे स्टेबलाइज किया जाएगा। जिन लोगों ने सपोर्ट किया था नेपोलियन को उन्हें पनिश किया जाए, उनकी टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया जाए, और जिन लोगों ने इन अलायंस को सपोर्ट किया था उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। रिवॉर्ड के तौर पे जो जीती हुई टेरिटरीज थी उनको आपस में बांटा जा रहा था। और ऐसा करते वक्त इस बात का ध्यान दिया जा रहा था कि फ्रांस के आसपास के देशों को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए कि फ्रांस को कंटेन किया जा सके। उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ कि जो नीदरलैंड का हिस्सा ऑस्ट्रिया के अंडर में आता था उस हिस्से को हॉलैंड को सौंप दिया गया। अब इसका कारण क्या था, वो यूनाइटेड टू फॉर्म किंगडम ऑफ नीदरलैंड, मतलब कि नीदरलैंड्स का वो हिस्सा जो कि ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंतर्गत आता था उसे डच रिपब्लिक यानी कि हॉलैंड के साथ जोड़कर किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स तैयार किया गया। इसके बैकग्राउंड में कारण ये था क्योंकि डच रिपब्लिक यानी हॉलैंड की बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी थी जिसे ब्रिटेन ने एक्वायर कर लिया था, जैसे कि साउथ अफ्रीका, सिलोन यानी कि आज का श्रीलंका। तो हॉलैंड को कंपनसेट करने के लिए जो ऑस्ट्रिया के नीदरलैंड की टेरिटरी थी वो उसको सौंप दी गई। तो ये डेवलपमेंट हुआ। दूसरा जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसमें लगभग बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज हुआ करती थी, उन सभी को मिला के 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा। तो इसे डिसॉल्व नहीं किया गया बल्कि इसे थोड़ा सा और कमजोर बना दिया गया और इसे ऑस्ट्रिया के अंतर्गत रख दिया गया, मतलब ऑस्ट्रिया इन सभी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स पर डोमिनेट कर रहा था। तो ये दूसरा बदलाव किया गया। तीसरा स्विट्जरलैंड को एक फ्री कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया। और भी कई सारे बदलाव हुए, इतना माइन्यूट आपको नहीं जाना है, कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए क्या रिजल्ट निकले ताकि आप इसका इवैल्यूएशन कर सकें, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉजिटिव्स फ्रांस के लिए भी रहे, जैसे कि हालांकि जो फ्रांस था दैट द डिफीटेड फ्रेंच मे नॉट स्टैंड अप अगेन टू सीक रिवेंज, कुछ ऐसी स्थितियों को पैदा किया गया ताकि इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट ना कर दिया जाए फ्रांस को कि फ्रांस दोबारा बदला लेने के लिए आवाज उठाने लगे। इसीलिए फ्रांस को बहुत सीवियरली नहीं डैमेज किया गया। वो टेरिटरीज जो नेपोलियन ने कंकर की थी, जीता था, उन्हें तो वापस छीन लिया गया, लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस का था उसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया, उस पर हमला नहीं किया गया। फ्रांस कुड कीप सम ऑफ इट्स ओवरसीज टेरिटरीज, बल्कि फ्रांस को जो कुछ ओवरसीज टेरिटरीज थी उनको भी सौंप दिया गया, जैसे कि इट्स आर्मी एंड इट्स गवर्नमेंट, उनकी सरकार और उनकी जो आर्मी थी उसको ज्यों का त्यों बना रहने दिया गया। फ्रांस वाज स्टिल मेजर नेशन, फ्रांस अभी भी एक महत्वपूर्ण देश था, लेकिन उसकी पावर्स को काफी हद तक कर्टेल कर दिया गया, कम कर दिया गया। द पावर वाज बैलेंस्ड इन सच अ वे दैट नो कंट्री वुड बिकम अ थ्रेट टू अनदर। वही बात जो हमने पहले की, द वियना कांग्रेस वाज अ विक्ट्री फॉर कंजर्वेटिव्स के लिए वियना कांग्रेस एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी सत्ताएं थी, जो पुरानी डायनेस्टीज थी, उनको रिस्टेबलाइज किया गया। जैसे कि फ्रांस में भी जो लुई द 18 थे उनको सत्ता सौंप दी गई। दिस न्यू किंग टुक अ वाइज डिसीजन। लेकिन ये जो नए राजा वहां पर आए उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया। उन्होंने जैसे लुई 16 लुई 15 या 14 शासन किया करते थे, एब्सोल्यूट मोनार्की के तौर पे सारे डिसीजंस खुद ही लिया करते थे, उन्होंने वो ट्रेंड नहीं अपनाया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पे काम करना स्वीकार कर लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा स्पेन और सिसिलीज में भी जो रॉयल डायनेस्टीज थी उनको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। अब फ्रांस और ब्रिटेन दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज बन चुकी थी यूरोप में, जबकि रशिया, रूसिया और ऑस्ट्रिया ये अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्कीज के तौर पे काम कर रहे थे। तो अगर हम वियना कांग्रेस का इवैल्यूएशन करना चाहें तो कैसे करें? देखिए ऐसे इवैल्यूएशंस हम अपने आंसर्स को कंक्लूड करते वक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफेसर फाइव कहते हैं कि अगर दो एजेस के बीच में बाउंड्री लाइन को खींचा जाए तो जो वियना कांग्रेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए गए वो हिस्ट्री में बहुत ही लैंडमार्क ओकेजन था। हालांकि ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो वियना सेटलमेंट था 1815 का वो इतना खराब भी नहीं था, जैसे कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि पुराने ऑर्डर को रीस्टेबलाइज किया गया, फ्रांस को इस तरीके से कमजोर बनाया गया कि ताकि वो दोबारा ना उठ सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आइडियाज थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उनको दबा दिया गया, जो डेमोक्रेसी के आइडियाज थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज थे उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उन्हें दबा दिया गया। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी अगर आपको वियना कांग्रेस का लिखना हो तो आप लिख सकते हो। 3 पॉइंट्स तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, कि एक तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज उनको दबा दिया गया, डेमोक्रेसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो सिस्टम तैयार किया गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो सिस्टम था उसे क्रश करने की कोशिश की गई। फिर से जो ओल्ड ऑर्डर था उसे स्टेबलाइज किया गया, ठीक है, और आसपास के कुल मिला के उन्होंने जो विजित देश थे, जो विक्टोरियस कंट्रीज थी, उन्होंने लैंड्स को रिवॉर्ड के तौर पे आपस में बांट लिया। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन फिर भी जो वियना सेटलमेंट था 1815 का वो उतना खराब नहीं था जितना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का पेरिस सेटलमेंट था जो कि 1919-1920 में हुआ। अगर आप यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो देखिए आज हम वर्तमान में कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पास की घटनाएं हैं और इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप अपने आंसर को कंक्लूड भी कर सकते हैं। 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया। जो भी उसमें गलतियां की गई थी सबके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। विलियम सेकंड को डिप्राइव किया गया, उनकी टेरिटरीज के जरिए उनकी कॉलोनीज को छीन लिया गया, उनका इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया गया, मेड टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी अकाउंटिंग टू बिलियंस ऑफ डॉलर, और एक बहुत बड़ा युद्ध हर्जाना थोप दिया गया। ये कहा गया कि जब तक वो उस युद्ध हर्जाने को वापस नहीं करेंगे, चुकाएंगे नहीं, तब तक वहां पर जो बाकी अलाइज कंट्रीज हैं जिन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उनकी आर्मीज जर्मनी में बनी रहेंगी। इस तरीके से जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया था, जिसके बाद जर्मनी फिर से खड़ा हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ये गलती उसके पहले के वियना कांग्रेस में नहीं की गई थी। वास्तविकता ये थी कि जो कुछ भी एट्रोसिटीज हुई थी, जो कुछ भी दिक्कतें हुई थी, नेपोलियन उसके लिए जिम्मेदार था। जो भी एग्रेशन किया गया था, पूरे यूरोप को डिस्टर्ब किया गया था बहुत ही बुरी तरीके से, उसके लिए नेपोलियन जिम्मेदार था। लेकिन फ्रांस को इसके लिए गिल्टी नहीं ठहराया गया। जो गलतियां नेपोलियन ने की थी उसके लिए फ्रांस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। नेपोलियन को हराया गया दूसरी बार भी वाटरलू में जब 1815 में, तो बहुत ही माइल्ड सी ट्रीटी जो थी वो फ्रांस के ऊपर इंपोज की गई। उसके जो फ्रंटियर स्टेट्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, लेकिन फिर भी उसका जो उसका स्टेट राज्य जो था उसे 1791 के बॉर्डर पे कंस्ट्रेन किया गया। उसके बाकी का जो ओरिजिनल पार्ट था फ्रांस का उसे नहीं छीना गया। तो इस तरीके से बहुत ही वाइजली इस पूरे कांग्रेस को आयोजित किया गया, जिसके बाद हालांकि जो ये बंटवारा किया गया था लैंड्स का
लैंड के किसी भी हिस्से को किसी भी कंट्री के अंडर रख दिया गया था, तो इसके बाद डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ। नेशनलिज्म जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ही शुरू हो गया था, नेपोलियन जहां जहां गया था उसने वहां नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया था। तो नेशनलिज्म की ये लहर जो नेपोलियन के जाने के बाद पूरी यूरोप में फैलेगी, वो कई तरीके की क्रांतियों को जन्म देगी। उसमें फ्रांस में जो 1830 और 1848 में क्रांति हुई थी वो भी है, और वही नेशनलिज्म का जो मोशन था उसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता भी साफ किया। तो इन घटनाओं के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।